हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं सत्यम कुमार मौर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं अपने चैनल पर। तो अगर जिसको नहीं पता है, आज पहली बार जुड़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, हम लोग हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया है। और इसके बाद जहाँ तक चांसेस है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? मतलब कि 1866 में जो दादा भाई नौरोजी जी थे, इन्होंने एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की थी। वही बताना है कि वो जगह कहाँ पे है या कहाँ पे इन्होंने ऐसा किया था। चार ऑप्शन है, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लंदन। कहाँ पे किया था? लंदन में। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि 1885 से 1888 के बीच, यानी कि 1885 से 1888 के बीच बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी इनको चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी जी को कब या किस टाइम पीरियड के बीच में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का सदस्य चुना गया था? तो आपको बताना होगा 1885 से 1888 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी कि सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ओनली कांग्रेस बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चार ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केवल हम लोगों का मकसद यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमने आंसर को टिक किया या आंसर को बताया और आगे बढ़ गए। हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन होता है वो हम लोग आंसर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो तो हो गया ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन था दूसरा अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना होगा। तो जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे वो थे कौन? तो याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। अगर हम लोग बात करें तो दादा भाई नौरोजी जी दूसरे अध्यक्ष के बाद, मतलब जो दूसरा अध्यक्ष थे, उसके बाद ये 1893 में और 1906 में भी इसके अध्यक्ष रहे थे। यानी कि ये टोटल 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक बार 1893 में, वो एक बार 1906 में, और एक बार तो आप जानते हैं दूसरी बार, यानी कि 1886 यानी कि 1886 में। तो 3 बार हो गए टोटल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो 3 बार, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष की, तो वो रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये थर्ड अध्यक्ष रहे थे, थर्ड प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के। कब? 1887 में। और कहाँ पे? तो याद रखिएगा, मद्रास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, मतलब कि कौन सा ऐसा ईयर था जब सरोजिनी नायडू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? चार ऑप्शन है, 1918, 1925, 1929, या 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1925। तो सरोजिनी नायडू जी को कब बनाया गया था? 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और कहाँ पे बनाया गया था? ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है, ये हुआ था कानपुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो भी कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर सरोजिनी नायडू नहीं होगा। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद
किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, मतलब जो सचिव सेक्रेटरी का पोस्ट होता है इंडिया के अंदर, वो किसने मतलब किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। पहला ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो सुधार 1908, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और ये कब हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। टोटली जो पावर थी वो ब्रिटेन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत एक भारतीय को राज्य सचिव का बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब भारतीय को नहीं, भारत का एक राज्य सचिव होगा ये बताया गया। ठीक है, ये नियम बनाया गया और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद भी स्थापित की गई थी। तो ये भी याद रखना है, एक भारतीय सचिव और उनके साथ साथ 15 सदस्य उनकी सहायता के लिए भी रखे जाएंगे, ये बताया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मतलब हाउ मेनी टाइम्स हुआ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब ये कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्रता के पहले 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। और पहली बार जब ये बने थे तो कब बने थे 1929 में, कहाँ पे, लाहौर में। दूसरी बार 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में, और तीसरी बार 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन के समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये टोटल 3 बार रह चुके थे। कब कब, 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, और 1936 में ही फैजपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन जो था, जब भारत का वायसराय था तो इसी ने भारत का विभाजन किया था। ठीक है, लेकिन ये जो भारत का विभाजन, इसको बोलने की बजाय, देखिए ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग, ये एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट ले लिया है। यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे हो जाना चाहिए बंगाल। कहाँ क्या हो जाना चाहिए, बंगाल। तो बंगाल का विभाजन कब किया ये पूछेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कब, 1905 में। तो कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की थी। ठीक है, डिक्लेरेशन की थी, किया नहीं था उस दिन। और जिसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने की डिक्लेरेशन की गई थी। ठीक है, और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो राजधानी पहले भारत की कलकत्ता थी उससे दिल्ली कब ट्रांसफर की ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब जो कैपिटल ट्रांसफर हुआ था भारत का कैलकाटा टू दिल्ली वो कब हुआ था ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा ऑप्शन है 1905 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1912 में। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जब जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम आए थे, यानी कि जॉर्ज फिफ्थ आए थे, तो उन्हीं के अपनी वाइफ के साथ आए थे। तो उन्हीं के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है उसका निर्माण किया गया था, और बाद में दिल्ली दरबार भी लगाया गया था। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, और दिल्ली को भारत की जो कैपिटल है उसको बनाने की डिक्लेरेशन भी की गई थी, घोषणा भी की गई थी। लेकिन फाइनली जो चेंज किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। मतलब कौन सा ऐसा एक्ट था
जिसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल स्टार्ट कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, पहले ये समझ लीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल किसे कहते थे? तो जो मुस्लिम्स थे, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल बनाने को ही, मुसलमानों के लिए जो अंग्रेजों ने अलग से निर्वाचक मंडल बनाया था, इसी को क्या बोलते थे? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। और ये कब हुआ था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था, यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो आया था 1909, यानी कि 1909 में ऐसा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मैकेनिकल फोरम के एंड्रॉयड ऐप को, सो दैट आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे सॉल्व कर पाए। हमने वहाँ पे 20 काफ़ी अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का सेट दिया है। 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं एनटीपीसी के लिए, हम लोगों ने जो डिजाइन किया है, काफ़ी अनुभवी शिक्षक उसको मिलकर डिजाइन किए हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद कि किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है और आए हुए हैं प्रीवियस, और वो आपको मात्र 51 रुपीज़ में मिलेगा। और उसमें भी अगर आप कूपन कोड SATM10 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको 45 रुपीज़ के अराउंड में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एनटीपीसी के लिए, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है मदन लाल, तीसरा है उधम सिंह और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें उग्रपंथी की, तो देखिए इसमें से जो बाल गंगाधर तिलक थे ये तो बिल्कुल थे उग्रपंथी, मदन लाल भी थे, उधम सिंह भी थे, लेकिन जो डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये नरमपंथी विचारधारा के थे, जाहिर सी बात है, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे और MG रानाडे के शिष्य थे, तो दोनों ही आपको याद रखना है। ये खुद तो महात्मा गांधी के गुरु थे, लेकिन MG रानाडे जी के ये शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? मतलब आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी ने कई बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिसको बोलते हैं सत्य के लिए आग्रह करना, लेकिन पहली बार इन्होंने इसका प्रयोग कहाँ पे किया था? तो पहले नजर में तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो चंपारण देखते ही डायरेक्ट टिक कर देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे या पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, बारदौली, चंपारण, दांडी, दक्षिण अफ्रीका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, और अगर भारत के अंदर पूछा था स्पेशली आपसे क्वेश्चन में कि भारत में इन्होंने अपने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में, चंपारण आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? यानी कि कौन सा ऐसा कृषक आंदोलन था, मूवमेंट था, जिसमें गांधी जी जिससे रिलेटेड थे? चार ऑप्शन है, चंपारण, बारदौली, खेड़ा या ए एवं सी दोनों। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गांधी जी जो थे ये बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन की, तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि जो थी उससे नवाजा था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा? मतलब जो मेन उत्तरदायी था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, माइकल ओडायर, उसको किसने मारा था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, भगत सिंह, सुखदेव, अवध बिहारी और उधम सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उधम सिंह। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें माइकल ओडायर का, तो ये उस समय पंजाब प्रांत का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, और जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाला कौन था? तो वो आर डायर था, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, ओ डायर जो था ये पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और आर डायर जो था ये वहां पे गोली चलवाया था जलियांवाला बाग में। ठीक है, और बाद में उधम सिंह ने क्या किया था? माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। कब की थी? तो याद रखिएगा, मार्च 1940 में। कब हत्या की थी? मार्च 1940 में। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस
कब सेलिब्रेट किया गया था? चार ऑप्शन है: 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 अक्टूबर 1949 या 26 जनवरी 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता होगा आप लोगों को आ गया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1930, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को कहाँ पे, तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में रावी नदी थी, उसी के तट पे 31 दिसंबर 1929 की रात को जो कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट था या गांधी इरविन समझौता था, ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1930 में, 1931 में, 1925 में या 1940 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1931 में। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, साइन हुआ था। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट साइन हुआ था। और इसमें हुआ क्या था बेसिकली, तो जो कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे, तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए इन्होंने हामी भर दी थी, या इसके लिए ये सहमत हो गए थे। और इसी के बाद जो कांग्रेस थी, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए मान गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? आपको पता ही होगा, भूदान जो है वो जमीन को दान करने से रिलेटेड था, इक्वलिटी लाने के लिए। तो ये किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, और कब किया था, तो याद रखिएगा 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया था विनोबा भावे जी ने। और कहाँ से स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फोरम नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अब अभी तक आपने हमारे ऐप मैकेनिकल फोरम को नहीं डाउनलोड किया है तो जाके प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।